कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। और अभी तक जैसा कि क्रैश कोर्स चल रहा था वह समाप्त हो चुका है और हम लोग कुछ समय के लिए जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो है 3-4 साल का वह डिस्कस करेंगे ताकि आपको यह ज्ञान हो जाए कि किस प्रकार के प्रश्न बनते रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग एक रिवीजन कोर्स भी 3-4 क्लास का मैं यह सोचा हूं कि जितने भी क्रैश कोर्स अभी तक हुए हैं उसको 4 क्लास में पूरा रिवाइज करा दूं आपको 4 क्लास लेकर करके। ठीक है, तो हम लोग इस बार जो है आज की जो क्लास है वह 2 पार्ट में करेंगे, क्योंकि इसमें पिछले साल का क्वेश्चन है 2021 का, उसमें 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन को एक क्लास में डील करना बहुत भारी क्लास हो जाएगा, वह काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 1 जो है, जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा पार्ट 1, तो इसके अंतर्गत 50 क्वेश्चंस ही डील करेंगे और ऑब्जेक्टिव ही केवल करेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग आइए बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं। अपने पूर्व की जो परीक्षा हुई है उसको देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चंस आया हुआ है। और अभी तक मैं आपको यहाँ पर रेट करके दिखा रहा था, आज यहाँ पर रेट करके मैं शुरू में नहीं दिखा रहा हूँ, आगे आंसर आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि कैसे परीक्षा में जो है क्वेश्चंस को डील किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ। ठीक है, यह प्रश्न है और मैं हमेशा बताते रहा हूं कि सभी परीक्षा में तो चलिए ठीक है किसी प्रकार सही हो जाए वह ज़्यादा अच्छा है, मार्क्स आने ही चाहिए किसी भी तरह से आए, लेकिन अपने अध्ययन के क्रम में मैं हमेशा बताते रहा हूं कि किस प्रकार जो है चारों ऑप्शंस के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करना चाहिए। और उस प्रकार जब आप डील करेंगे तो आपके पास स्टडी मटेरियल जो है वह काफ़ी बड़ा हो जाएगा और एक क्वेश्चंस को डील करते करते आप 4 क्वेश्चन पर कमांड कर लेंगे। तो यहाँ देखिए दिसंबर 89 में इस तरह की कोई घटना हुई है नहीं, सितंबर 90 में नहीं, अक्टूबर 90 में नहीं, तो यह जो है वह जनवरी 91 है सही इसका आंसर। देखिए इसके आगे की स्लाइड जो है इसमें मैं आंसर दिखा दिया हूँ। ठीक है ना, उसमें आंसर दिखा हुआ है सारा, हकमकाने की जरूरत नहीं है कि सर हम बाद में फिर कैसे याद करेंगे। तो बाद वाला स्लाइड जो आप देखेंगे तो उसमें आपको सारा दिख जाएगा। ठीक है, अब है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो है वह कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो है वह ट्रिगवेली है। ठीक है, अब यूथॉन्ट कौन थे, बीबी घाली, इसको बुतरत बुसरत घाली भी बोला जाता है इसका फुल फॉर्म। और कोफी अन्नान जो घाना से रहे हैं, इनके बारे में भी प्रश्न आते रहता है कि कोफी अन्नान किस देश से रहे हैं, तो यह भी आप जानेंगे। इसका सही आंसर जो है ट्रिगवेली है। ठीक है, उसके बाद ताशकंद समझौता कब हुआ था। ठीक है, तो अब देखिए हमको नहीं आता है प्रश्न को आंसर के बारे में नहीं जानकारी है सही, अगर हम जान रहे हैं तो ऑप्शन हम मार देंगे कि हाँ इसका आंसर बी है 1966 में हुआ है, लेकिन नहीं जानते हैं तब कैसे डील करेंगे। हाँ 64 में हम लोग पढ़े थे कि जो है नेहरू जी का डेथ हुआ था और नेहरू जी जो है उसमें ताशकंद समझौता में नहीं थे, तो 64 तो नहीं होगा। ठीक है ना। यह 65 में जो है युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, उस समय शास्त्री जी जो है आ गए थे, है ना। 64 में जैसी डेथ हुआ था तो फिर जो है कमान किनको मिली इसी देश की, शास्त्री जी को। और 67 में इस तरह की कोई घटना जो है नहीं हुई है, तो यह 66 में है। इस प्रकार जो है आप प्रश्न को डील करेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन हमारे मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं कर सकती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बेला बनर्जी नाम की कोई केस इस तरह से फेमस खासकर मौलिक अधिकार के संबंध में नहीं रही है। गोलकनाथ केस 1967 का, यह बहुत इंपॉर्टेंट केस रहा है और यही जो है वह वास्तविक इसका आंसर भी है, जिसमें यह कहा गया था कि कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन केशवानंद भारती जो केस आया तो वह आपका बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ केस माना जाता है और उसके अंतर्गत यह कहा गया कि संशोधन कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर्स को जो है वह चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है,
तो यह जो है, अब देखिए पहला संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन और 24वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन जो है वह अगर कुछ भी ना आए, एकदम नहीं आ रहा है, तो सीधा सीधी 42वां संविधान संशोधन को आंसर कर दीजिए। बहुत हद तक वह सही होने का ज़्यादा चांस रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें इतने सारे जो है चेंजेज आए कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस के नाम से जाना जाता है, और इसका भी जो है वास्तव में आंसर यही है। पहला संविधान संशोधन जो है वह भूमि सुधार वगैरह से संबंधित था। 24वां में क्या है, 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था वह यह 42वां संशोधन के द्वारा जो चीजें इंप्लीमेंट की गई उसमें बहुत सी जो है इसके द्वारा कटौती की गई थी 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है ना। तो यह जो है 78 में हुआ है और यह जो है 76 में 1976 में हुआ है। यह जो है आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं, अब देखिए इसका आंसर है इसमें, इस स्लाइड में सारा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6ठा प्रश्न जो है, देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? देश को रक्षा कैसे किया जाएगा, यह मौलिक अधिकार हमारा कहता है क्या? मौलिक अधिकार एक नागरिक के अधिकार से संबंधित होता है। देश की रक्षा करने की वाली बात उसमें नहीं आती है। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत वे हैं जिस सिद्धांत को ध्यान में रख करके राज्य कोई भी पॉलिसी निर्धारित करता है, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य क्या है? इसी के अंतर्गत तो आती है चीजें कि हम अपने देश की रक्षा करेंगे, सरकारी जो संपत्तियां हैं उसकी रक्षा करेंगे, है ना। तो इसके अंतर्गत ही ये चीजें आती है, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न क्या है, चुनाव अंक निकालकर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? कोटा जिसको कहते हैं, कोटा सिस्टम किसमें होता है जी? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होता है क्या इसमें? देखेंगे हम लोग। संचयी मत प्रणाली में तो नहीं होता है ना। साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली में भी नहीं होता है और अस्पष्ट बहुमत प्रणाली में भी नहीं होता है। तो इसमें जो है हम लोग जानते हैं कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो होता है जिसके अंतर्गत हमारे के यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसमें पहले एक कोटा निकाला जाता है और उसी से संबंधित प्रश्न है कि चुनाव अंक, जिसको एक शब्द में बोला जाता है कोटा सिस्टम, तो यह किस में लागू होता है? राष्ट्रपति के इलेक्शन में। तो यह जो पहला है वह सही इसका आंसर होगा। फिर है कैबिनेट के मेहराव की आधारशिला किसे कहा गया है? कैबिनेट की मेहराव की आधारशिला, तो राष्ट्रपति को इस तरह की कोई चीजें से संबोधित नहीं किया जाता है। प्रधानमंत्री, हाँ प्रधानमंत्री ही इसका सही आंसर है। और दोनों इस तरह की चीजें नहीं होती है कि दोनों को जो है मेहराव कहा जाता है। मेहराव जब भी कहा जाता है तो प्रधानमंत्री के लिए ही यह शब्द यूज होता है। और राज्यपाल तो यहाँ पर कोई मतलब रखता ही नहीं है यहाँ पर इस ऑप्शन में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? अभिकर्ता इन द सेंस एजेंट, अभिकर्ता इन द सेंस एजेंट। तो राष्ट्रपति जो है वह इसका आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि राष्ट्रपति जो है वह राज्य में होता नहीं है। प्रधानमंत्री भी इसका आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि वह भी स्टेट का भाग नहीं है। अब बच गया दो ऑप्शन। देखिए इस तरह से जो है आप छाट सकते हैं, जिसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, छाट करके सही आंसर तक पहुंचना। यह हम जान गए ना जी कि केंद्र में है, ये भी केंद्र में है, तो राज्य का एजेंट बोल रहा है ना, तो राज्य का कोई होगा ना। तो अब बच गया मुख्यमंत्री और राज्यपाल। तो मुख्यमंत्री चूंकि निर्वाचित होता है वह एजेंट क्यों रहेगा किसी का? तो यहाँ पर जो है वह राज्यपाल ही जो है इस तरह के कार्य की भूमिका में होता है, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर क्या है? डी आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? ठीक है, तो यहां देखिए 25 वर्ष, 25 वर्ष किसका होता है? तो 25 वर्ष लोकसभा के लिए होता है। 35 वर्ष किसके लिए होता है? तो 35 वर्ष जो है राष्ट्रपति बनने के लिए जो है अनिवार्य होता है। और 21 वर्ष किसके लिए होता है? तो पंचायती राज का इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम आपको जो है 21 वर्ष होना अनिवार्य होता है। बच गया कौन? बच गया 30। तो 30 जो है वह राज्यसभा के सदस्यता के लिए आवश्यक होता है। और देखिए इसका फिर जो है आपको इसमें सारा स्लाइड्स का आंसर एक साथ करके दिया हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न क्या कहता है कि विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? विकेंद्रीकरण अर्थात जो है कई भागों में जो है वह शासन को जो है बांटना, शक्तियों का बंटवारा करना,
ठीक है। तो एकात्मक शासन तो जो है इसका कभी हो नहीं सकता, विकेंद्रीकरण कर रहे हैं, सत्ता का बंटवारा कर रहे हैं और बात कर रहे हैं एकात्मक की, तो एकात्मक में तो एक जगह हो जाएगा, यह तो नहीं हो सकता है। अच्छा, अब संघात्मक में हो सकता है, देखेंगे हम लोग, चर्चा करते हैं, पहले आगे के ऑप्शन और देख लेते हैं। सैनिक शासन में, तो सैनिक शासन में जो है वह शक्ति का बंटवारा नहीं होता है, उसमें सारी शक्ति जो है वह एक सेना के हाथ में आ जाती है। और राजतंत्र, राजा के जो व्यवस्था होती है, राजतंत्र जहां होती है, वह भी सारी शक्ति जो है एक ही व्यक्ति के पास, राजा के पास ही होती है। तो इसमें से आप देख रहे हैं सारे तीन जो ऑप्शन है वह एक व्यक्ति के में केंद्रित करने की बात कर रहा है, और एक ऑप्शन जो आपका बी है संघात्मक शासन, उसके अंतर्गत शक्तियों का जो है बंटवारा होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिकाएं कानून बना सकती है, अर्थात राज्य भी बना सकती है और केंद्र भी बना सकती है। तो हम लोग जानते हैं कि 3 सूची होती है। देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। पहला कहता है संघ सूची, दूसरा है समवर्ती सूची, तीसरा राष्ट्र सूची और चौथा चूंकि कोई सूची है नहीं इसलिए इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है ना। तो हम लोग संघ सूची पर जानते हैं कि संघ सरकार, केंद्र सरकार बनाती है कानून, और राष्ट्र सूची पर राज्य सरकार बनाती है आम जो है आम समय में। ठीक है, लेकिन समवर्ती सूची के जो विषय होते हैं उस पर केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। तो इसका सही आंसर क्या है? बी आंसर जो है इसका सही होगा। और दोनों कानून अगर एक दूसरे से क्लैश करता है, टकराता है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के ही कानून जो है वह मान्य होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था? दक्षेस यानी कि सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? 85 में। हालांकि यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम आपको हमेशा जो है बोलते हैं कि जिसको पढ़िए उसके बारे में और कुछ जो है डिटेल जानने का जरूर प्रयास करिए। ठीक है, हो सकता है अगला बार यहाँ पर आया है कि सम्मेलन है, अगला बार आ सकता है कि जो है कब स्थापना हुई है, और ये आया भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है जिसको हम लोग पूर्व में डिस्कस भी किए हैं क्लास में आपका। तो देखिए यहाँ दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो भारत में तो इस तरह का सम्मेलन पहला नहीं हुआ था, बांग्लादेश में यह सम्मेलन हुआ है। पाकिस्तान में भी इस तरह का सम्मेलन नहीं हुआ था पहला, और श्रीलंका भी इसका सही ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख या 7 लाख? तो इसका सही ऑप्शन जो है वह है 5 लाख। ठीक है, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्षों तक निवास करना होगा? देखिए यहाँ पर 6 माह में इस तरह का कोई जो है रजिस्ट्रेशन आपको करने का अधिकार नहीं मिलता है। 5 वर्ष भी जो है गलत है, और 10 वर्ष जो है अधिक है। इसका सही आंसर जो है वह 7 वर्ष है। 7 वर्ष तक अगर आप यहाँ पर रहते हैं तब आप एलिजिबल हो जाते हैं अपना रजिस्ट्रेशन फाइल करने के लिए। ठीक है, और यह आपको नागरिकता का जो क्लास हुआ है उसमें यह सारी चीजें आपको बताई गई है। देखिए आप लोग से मैं बार बार कहता हूं कि 12th का आपको एग्जाम देने जाना है तो 11th का जो ये फुल कोर्स चला है उसका वीडियो आप जरूर देख लें, क्योंकि वह आपको परीक्षा में आपको प्रश्नों को हल करने में काफ़ी जो है मदद करेगा, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आपको छूते हुए मिलेंगे। आपको लगेगा कि ये तो हम पढ़े थे, बहुत पहले पढ़े थे, तो उसको जरूर देख लीजिए जा करके। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग को कि 11th का वीडियो जरूर से जरूर जा करके देख लें। ठीक है, 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? यानी कि प्लानिंग। तो प्लानिंग उदारवाद, ना साम्यवाद, ना गांधीवाद, ना कौन? लोकतांत्रिक समाजवाद। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म समाजवाद भी है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर जो है हमारी प्लानिंग होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? अब देखिए यहाँ से आपको जो है यह भी प्रश्न बन सकता है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, है ना, कब दिया, और यहाँ पर पूछा है आपको। देखिए
कई सारे प्रश्न एक चीज से निकलता हुआ मिलता है। मैं इसी चलते बार बार आपको बोलता हूं कि किसी चीज को पढ़ें तो उसको चारों इर्द गिर्द जो है और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उसको भी आप जरूर देखें। तो यहां पर आप जैसे ही आया है प्रश्न, तो अभी तो ठीक है, आप परीक्षा में कुछ भी सही किसी प्रकार कर लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ने के क्रम में यह हमेशा ध्यान रखना है कि चारों तरफ की चीजों को जाने। तो गरीबी हटाओ कौन दिया, तो यहां तो हम जान गए कि पांचवी में जो है यह पंचवर्षीय योजना में आया है। और यह किसने दिया है, तो यह इंदिरा गांधी जो है वह अपने इलेक्शंस के दरमियान जो है यह अभियान चलाई थी कि गरीबी हटाओ करके, और इस पर वह जीत भी दर्ज की थी। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ हम आगे चलते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। पंचायती राज की क्लास चली है जिसमें बहुत अच्छे से आपको यह चीजें समझाई गई है। तो पंचायती राज के अंतर्गत हम लोग क्या 72वां संविधान संशोधन पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। 73वां पढ़े हैं, 74वां पढ़े हैं, 75वां भी उसमें नहीं पढ़े हैं। तो आंसर तो यही 73वां 74वां यही दो में से है। तो आपको देखिए हम यहाँ पर बता रहे हैं, उसको याद रखिएगा कि 73वां जो है वह पंचायती राज से, जो लोकल बॉडी होता है पंचायत, उससे संबंधित है। पंचायत आपका ब्लॉक लेवल पर जो होता है पंचायत समिति, जिला परिषद, उससे संबंधित है। और 74वां जो संविधान संशोधन है वह नगर के जो चुनाव होते हैं उससे संबंधित होता है, यानी कि वार्ड, नगर निगम, इन सब चीजों से संबंधित होता है। ठीक है ना। तो महान नगर पालिका का इलेक्शन से संबंधित अगर प्रश्न आए तो 74वां, और अगर पंचायत से संबंधित आए तो 73वां। ठीक है, आगे देखते हैं कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की। तो अनुसूचित जाति संघ के जो है, देखिए यहाँ पर सारे नाम जो है आपको लगभग उसी कैटेगरी से हैं, एक पंडित नेहरू को छोड़ करके। तो आपको भ्रम में डालने के लिए एग्जामिनर जो है इस तरह से ऑप्शन सेट करता है कि आपको कंफ्यूजन हो। ठीक है ना, लेकिन जो है हमको कंफ्यूज नहीं होना है। मायावती जो है रही है समर्थक, लेकिन वो जो है इस तरह की स्थापना कभी नहीं करी है। उसके पहले जो है अंबेडकर जी इस प्रकार के संगठन बनाए थे। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है बी है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम, यह किस में आया है? औरत, संयोग से अभी भी वही राष्ट्रपति हैं, रामनाथ कोविंद, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी। तो ये दोनों तो राष्ट्रपति हैं ही नहीं, है ना। तो इसमें सही आंसर जो है वह ए है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? 1971 में ना, 1971 में तो बांग्लादेश का उदय हुआ है ना। 1982 में नहीं, 82 में भी इस तरह की कोई चीजें नहीं हुई है। 62, हाँ 62 में जो है भारत और चीन का युद्ध हुआ है। 1972 ना, गलत हो गया। तो सही इसका आंसर क्या है? 1962। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी होती है वह कैसे निर्धारित की जाती है? तो देखते हैं। विश्व शांति, क्या हम लोग विश्व शांति की बात करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। शांति सह अस्तित्व, हम लोग शांति से रहना चाहते हैं? हाँ जी चाहते हैं। पंचशील, पंचशील, हाँ पंचशील भी हमारा जो है वह एक सिद्धांत रहा है ना। तो उसमें 5 तरह के जो है सिद्धांत हैं, जैसे कि हम एक दूसरे की संप्रभुता की रक्षा करना, दूसरे के बातों को आंतरिक चीजों में इंटरफेरेंस न करना, सहसंबंध बना करके रखना, मित्रता करना, ये 5 जो है सील है वह पंचशील इंडिया की भी पॉलिसी में आती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से सभी, यह तीनों जो है इसका सही है, अर्थात इसका आंसर जो होगा वह डी होगा। आगे देखते हैं। परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? परंपरागत सुरक्षा नीति, ट्रेडिशनल जो है सिक्योरिटी जो है पॉलिसी किस प्रकार बनती है? तो शक्ति संतुलन, शक्ति संतुलन ये देखिए पहले क्लास में भी पढ़ाया हूं, जब सिक्योरिटी की क्लास हुई थी तो उसमें भी यह प्रश्न मैं लिया था। तो शक्ति संतुलन का मैं समझाया हूं आपको, गठबंधन की राजनीति भी बताया था, और सामूहिक सुरक्षा की बात मैं किया था, जिसको मैं आप सिक्योरिटी डायलेमा की भी बात मैं आपको आपके क्लास के अंतर्गत मैं आपको समझाया था। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वह डी होगा, इनमें से सभी जो है वह सही है। ठीक है, फिर यहाँ पर 24वां प्रश्न है। किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? देखिए इतने इजी क्वेश्चंस है ना कि अगर आप वीडियो को ही सिर्फ ईमानदारी से देख लें तो मैं नहीं समझता हूं कि आप क्वेश्चंस को हल करने में आपको परेशानी होगी।
लेकिन हाँ, आप बढ़िया से जो है एकाग्रचित्त होकर के सारे वीडियो को देख लें, उतना में आपका जो है सब्जेक्ट को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको आंसर करने में। तो इसका सही आंसर जो पटेल जो है ना, इस तरह की बात नहीं बोले हैं, वो भगत सिंह भी नहीं बोले हैं और चंद्रशेखर आजाद भी इस तरह की चीज नहीं बोले हैं। तो कौन बच गया? तो तिलक जो है इसके राइट आंसर है ना। आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं? कोई व्यक्ति को जेल में बंद करके रख दिया जाता है तो उसको कुछ अधिकार है ना, ह्यूमन मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार यह कहता है कि अनुच्छेद इसमें से हमको अभी चूज करना है कि 22 है, 23 है, 33 है या 38 है। तो 38 तो होगा नहीं, क्योंकि 38 जो है वह मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है, पहले ऐसी छाट दिए हम। तो यह जो है किससे संबंधित है? यह आपका डीपीएसपी से संबंधित है ना। तो इस तीनों में से हमको चूज करना है। अब यह देखिए 23 जो है वह किस चीज से संबंधित है? आपका 23 जो है वह संबंधित है किसी का शोषण जब होता है उससे संबंधित है, तो यह भी उससे संबंधित नहीं है। और यह बंदी को प्रत्यक्षीकरण करने का जो आता है वह आता है स्वतंत्रता के अधिकार के तहत, और यह अधिकार जो है 33 भी नहीं है। 33 में जो है मौलिक अधिकार से विभिन्न डिफिनेशंस आदि के संबंध में जो है वह कुछ विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ऐसे मूल रूप से हम लोग 32 तक पढ़ते हैं, जिसको में आपको संवैधानिक उपचारों की बात की गई है ना। लेकिन यहाँ पर 22 जो है इसका यह करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत किसी भी बंदी व्यक्ति को प्रस्तुत करना होता है आपके कोर्ट में, जिसको कहते हैं हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी को जो है सामने ला करके उपस्थित करो कि उसका क्या जुर्म है ना। तो ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए इसका आंसर सारा यहाँ पर रेट करके मैं दिखा दिया हूँ। आगे चलते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? तो नाम मात्र की केवल नहीं है, वास्तविक भी केवल नहीं है, हमारे यहाँ क्या है? बहुल कार्यपालिका है, बहुत तरह की कार्यपालिका। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का नाम क्या है? भारत संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन, उच्च सदन भी कहा जाता है, द्वितीय सदन भी कहा जाता है। उसको किसको कहा जाता है? तो लोकसभा को इस तरह की चीजें नहीं कहा जाता है, राज्यसभा को देखते हैं। विधान परिषद, तो विधान परिषद तो भाई मेरे जो है केंद्र में है नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का इस तरह का कोई नाम नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है वह राज्यसभा ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या कितनी है? बिहार से कितने सांसद जो है वह जाते हैं? तो देखिए यहाँ 40 देखते हैं, 85 इतनी बड़ी संख्या जो है बिहार से नहीं है। ठीक है, 13 भी नहीं है, 25 भी नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है वह कितना है? 40। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? अब देखिए यहाँ पर मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं कि यह जो है अब सेवा समाप्त हो गई है, अब यह नहीं है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है वह 331 था। अब ऐसी व्यवस्था नहीं है, इस चीज को जो व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? साधारण वित्त विधेयक की बात नहीं हो रही है, जनरल जो बिल होता है उसकी बात हो रही है। तो 3 माह ना, 8 माह नहीं, 7 माह ये भी नहीं। कितने महीने तक रोक सकती है? बच गया कौन? 6 माह। 6 माह तक जो है वह रोक सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। 31वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता बताया? क्रूर भी है और अनिवार्य भी है, मतलब युद्ध जो है अनिवार्य है, चाहे वह गलत ही क्यों ना हो, युद्ध जो है वह अनिवार्य है। इस तरह की बात कौन बोलता है? तो देखिए इस तरह के ऑप्शन चुनने के लिए जो है मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि उस विचारक को चुनिएगा जिसकी जिस प्रकार की प्रकृति रहेगी ना, उसको चुनने का प्रयास करिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है मैकियावेली का नाम दिया हुआ है, और मैकियावेली जो है वह यथार्थवादी सोच रखने वाला होता था, और वह जो पुस्तक लिखता है द प्रिंस, उसमें राजा के बारे में वह किस प्रकार के व्यवहार करने की आवश्यकता होती है, राजा का बिहेवियर किस प्रकार का होना चाहिए, उसकी चर्चा करता है। ठीक है,
तो यहाँ पर हीगल जो है वह इस तरह की बात नहीं करता। हीगल जो है वह शांति स्थापित करने वाला आदमी रहा है। ठीक है, मुसोलिनी हालांकि रहा है इस तरह से, लेकिन वो इसका आंसर नहीं है। और ग्रीन भी जो है वह शांति प्रिय व्यक्ति रहा है, वह लड़ाई झगड़ा की बात नहीं करता है। तो इसका आंसर जो है वह राइट आंसर जो है वह मैकियावेली है। ठीक है, आगे देखते हैं किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है। शांति स्थापित करना कायर लोग करते हैं। अब बताइए, देखिए इस तरह की बात अगर कोई करेगा तो फिर तो गांधी जी से झगड़ा हो जाएगा उनको, है ना। लेकिन खैर कहा है कोई, तो कौन कहा, आइए देखते हैं। हिटलर इस तरह की बात नहीं करेगा, वो तो खुद लड़ने वाला रहा है। अच्छा हाँ, ये कह सकता है लेकिन ये कहा नहीं है। मुसोलिनी भी नहीं कहा, लेनिन भी नहीं कहा। इसका सही आंसर जो है वह कौन है, माओ। और माओ कौन थे, तो माओ चीन से बिलोंग करते हैं और इनको माओ से तुंग भी कहा जाता है और माओ जेडोंग भी कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रश्न हो सकता है पूछ दिया जाए कि माओ से क्या उनका और क्या नाम है, माओ से तुंग या माओ जेडोंग, तीनों नाम आए तो एक ही व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि राष्ट्रीयता अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना की गई। 1920 याद रखिए, 1920 यानी कि किस युद्ध की बात हो रही है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद की बात हो रही है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम लोग जानते थे कि वुड्रो विल्सन के नेतृत्व में एक संगठन बना था, देखिए शांति स्थापित करने वाली बात। तो ठीक है, देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, तो ये तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित हुआ है ना जी, तो ये नहीं होगा। अच्छा राष्ट्र संघ, हाँ यह राष्ट्र संघ जो है वह प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही स्थापित हुआ है, यह सही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यूएनओ का ही एक जो है एजेंसी है, ठीक है ना। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी जो है इसका ही संयुक्त राष्ट्र संघ का ही अंग है। तो इस प्रकार से जो है आप सारे ऑप्शंस को जो है वह देखिए कि हाँ यह ठीक है, या कैसे उसको हम अलग करेंगे। अलग करने से जो है ना आपका सही करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। मैं बार बार आपको यह समझा रहा हूँ, इस चीज़ को एक दिन में नहीं होगा। जब भी आप प्रश्न एमसीक्यू घर पर भी सॉल्व करते हैं तो यही ट्रेंड अपनाइए। अच्छा नहीं आ रहा है, कौन इसमें से हट सकता है, उसको हटा दिए। जैसे ही हम 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन हटा दिए कि यही 2 में से सही होगा, तो आपको सही करने का चांसेस जो है 50% बढ़ जाएगा। और ऐसे अगर 4 में तुक्का लगा दीजिएगा तो 25% चांस है कि आपका सही हो जाए, है ना। चलते हैं आगे, देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई है। तो फैक्चुअल चीज है, 1957 में यह हुई है, यह ध्यान रखेंगे। 56, 58, 59 में क्या हुआ है, आप डिटेल्स जो है अपने भी प्राप्त करेंगे। ठीक है, 35वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। यह बताए हैं आप लोग को, जब चुनाव और प्रतिनिधित्व में क्लास लिया था उसमें यह सारी चीज़ें जो है विस्तार से चर्चा की गई थी। तो 1949 में जो है क्या इस तरह की कोई बात हुई है ना। 1949 में से आपको जरूर याद आया होगा कि नोटों की स्थापना हुई थी, है ना। 1950 में क्या हुआ है, तो 1950 में अपना देश जो है वह गणतंत्र हुआ है। 51 में क्या हुआ, तो 51 में जो है यह आम चुनाव शुरू हुआ था। यहां प्रश्न क्या पूछ रहा है, कब हुआ था, यानी कि फिनिशिंग डेट जो है, फिनिशिंग ईयर पूछ रहा है। तो यह 52 में समाप्त हुआ था, तो इसका सही आंसर जो होगा वह 52 होगा। ठीक है, अगर 51-52 भी आ जाए, देखिए इस तरह से मैं आपको उस समय भी बताया था कि 51-52 भी आ जाए तो 51-52 करेंगे। और अगर 52 केवल अगर पूछेगा कि कब हुआ था, यानी कि लास्ट वाला ईयर हम चूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि 51 कर देंगे तो 51 तो हुआ नहीं था पूरा, 52 में समाप्त हुआ था ना, तो 52 करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 36वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई। नई आर्थिक नीति यानी कि एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, और यह 89 में इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, 92 में भी नहीं हुई है, 93 में भी नहीं हुई। तब बच गया कौन, 91। और इसके पीछे जो है हम लोग जानते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव जो है वह उनका काफी योगदान रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, देखिए तो 1945 देख लेते हैं, 1950 तो नहीं है, 1953 भी नहीं है, 1956 भी नहीं है। इसका सही आंसर क्या है, 1945 है। ठीक है, आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। अब देखिए हमें बार बार आपको बताता हूं कि प्रकृति को समझिए।
प्रश्न अगर यहाँ पर मुख्यालय पूछा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, तो इस बार हो सकता है कि आपको पूछ दे वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है या IMF का मुख्यालय कहाँ है ना। तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लिए तो उससे कुछ सीख लेना है हमको। अभी यहाँ पर यह पूछ रहा है, अगले साल जो है, इस बार जो है आपका पूछ सकता है कि UNO का ही मुख्यालय कहाँ है ना। तो यहाँ पर जिनेवा नहीं है, इसका बर्लिन भी नहीं है, न्यूयॉर्क भी नहीं है, और इसका जो है द हेग जो है इसका मुख्यालय है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 39वां प्रश्न कहता है कि गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। और गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू करने में जो है हम लोग जानते हैं कि विश्व के 5 हस्ती जो है इसको में काफ़ी अपना योगदान दी है, जिसमें भारत के आपके नेहरू जी भी रहे हैं। तो नई दिल्ली में इसका नहीं हुआ है, काहिरा में भी नहीं हुआ है, हवाना में भी नहीं हुआ है। इसका ऑप्शन कहाँ है? बेलग्रेड में। बेलग्रेड में कब हुआ है? 1961 में हुआ है। ठीक है, यह ध्यान रखेंगे चीज़ों को। किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की? अभी जस्ट 1949 का ऑप्शन आया था, तो मैं आपको बताया था कि नाटो की स्थापना कब हुई है? 1949 में। और देखिए 1949 में इसमें ऑप्शन है कोई? 47, 48, 49। तो यही आंसर इसका होगा 1950। ये आंसर नहीं है। ठीक है, देखिए 1949 है ना। आगे देखते हैं 41वें प्रश्न क्या कहता है कि विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? विधान परिषद के, देखिए सभापति और अध्यक्ष दो तरह की चीजें आती हैं। जो आपका अस्थाई सदन होता है उसमें सभापति होते हैं, और जो अस्थाई सदन होता है या निम्न सदन होता है, चाहे वह केंद्र का हो या राज्य का हो, उसमें अध्यक्ष होते हैं। जैसे लोकसभा में जो है वह अध्यक्ष होंगे, राज्यसभा में जो होंगे वह सभापति होंगे। यह क्लियर रखिएगा, चाहे वह केंद्र की बात की जाए या स्टेट की बात की जाए, दोनों का मैं आपको बता रहा हूं। जो अस्थाई है, जो कभी भंग नहीं होता है, उसमें सभापति होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप जानते हैं कि विधान परिषद जो है कभी कंप्लीट भंग नहीं होता है, एक कंटिन्यूटी उसमें बनी रहती है। तो इसमें हमेशा जो है कौन होंगे? सभापति ही होंगे। और अध्यक्ष किसमें होता है? जहाँ पर जो है वह एक बार भंग हो जाता है फिर से गठन होता है, निम्न सदन जिसको कहा जाता है उसको कहेंगे। और प्रधान और मुखिया इस तरह से कोई शब्द जो है सभापति के लिए, अध्यक्ष के लिए नहीं मनोनीत बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है, यानी कि विधान परिषद जो है उसको कौन से नाम से और जाना जाता है, यह पूछ रहा है प्रश्न। तो देखिए उच्च सदन जो है किस कहते हैं, क्या देखते हैं। निम्न सदन जो है, निम्न सदन अभी मैं बताया था आपको किसको बोलते हैं? जो भंग हो जाता है, वह उच्च नहीं होता है। अब बड़ा सदन, यहाँ पर जो है ऑप्शन जो इस बार दिया था थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को जरूर दिया था यह ऑप्शन। बड़ा सदन भी कह सकते हैं, उच्च सदन भी, उच्च को ही बड़ा कह सकते हैं, लेकिन इसका वास्तविक जो शब्द यूज होता है वह उच्च सदन होता है। व्यवहार में हम भले बोल दे कि बड़ा सदन है, लेकिन यहाँ देखिए ऑप्शन जो है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया है उस तरह से, लेकिन वास्तव जो यूज होता है वह शब्द उच्च सदन ही यूज होता है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर जो है वह ए है। ठीक है, 43वें प्रश्न की तरफ देखते हैं कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? टोटल संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो 287 तो इतनी बड़ी संख्या नहीं है बिहार विधानसभा में, 95 हो सकता है। देखते हैं 243 जो है यह विधानसभा की संख्या दी हुई है, तो ये भी नहीं है। इसका सही आंसर जो है वह 75 है। ठीक है, यह फैक्चुअल चीज है, इसको याद करना पड़ेगा आपको, यह समझने की चीज नहीं है। ठीक है ना। विधानसभा की बैठक में गण पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति? गण पूर्ति अर्थात किसी भी बैठक को संचालित करने के लिए कुछ लोगों का होना अनिवार्य होता है। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं गण पूर्ति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरम। और गण पूर्ति यहां पर कितनी जरूरत होती है? 1/10 या 10 सदस्य, यानी जहां पर कम सदस्य संख्या जहां है वहां पर कम से कम 10, और जहां की सदस्य संख्या ज्यादा है वहां 1/10। समझ रहे बात को? कई विधानसभा के सब हर जितने भी राज्य हैं वो हर की विधानसभा की अलग अलग संख्या होती है ना। तो जहां पर अधिक संख्या है, जहां 10 से अधिक होंगे 1/10, तो वहां पर 1/10 लागू होगा, और जहां पर 1/10 10 से कम हो जाएंगे वहां पर 10 लागू होगा। यह फर्क है, यह याद रखेंगे आप।
ठीक है, 50 ऐसा नहीं होता, 22 भी नहीं होता, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर जो है ए होगा 44 का। ठीक है, 45वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक हैं? बहुत आसान सा प्रश्न है, देखते हैं। 4, 3, 2, इनमें से कोई नहीं, तो 4, 3 नहीं होता है, यह कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। यह 2 ही कम से कम अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक 6 माह में एक बैठक अनिवार्य होती है ना। ऐसे 3 बैठकें चलती है जनरली, लेकिन 6 माह में एक बैठक होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 46वें प्रश्न की तरफ कि मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है, जब हमारा हनन होता है तो हम क्या करते हैं, हमको 6 प्रकार के जो है वह रीट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, है ना। और सुप्रीम कोर्ट जो है जब 6 प्रकार के रीट जारी करती है तो उसमें आपको जो नागरिक हैं उनको वह मौलिक अधिकार से सुरक्षा प्रदान करती है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर जो है वह सर्वोच्च न्यायालय है। देखिए यहाँ पर अगर उच्च न्यायालय भी रहता तो उच्च न्यायालय भी आंसर हो सकता था। अगर यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय को ना हटा करके उच्च न्यायालय रहे तो ध्यान रखिएगा कि उच्च न्यायालय भी जो है उसका संरक्षक होता है। राष्ट्रपति कभी इसका संरक्षक में नहीं आएगा, महाधिवक्ता भी नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री भी नहीं आएंगे। ठीक है ना, यह क्लियर रखिएगा। अब आगे देखते हैं कि भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है। देखते हैं, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून की उचित प्रक्रिया और न्यायपालिका द्वारा निर्मित प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये चीज़ें जो है थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। अब कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो लॉ बनाया गया है, जो नियम है, जो उसका प्रोसेस कहता है, जो उसका प्रोसीजर है, उस आलोक में जब काम किया जाता है तो उसको बोलते हैं लॉ द्वारा स्थापित प्रक्रिया या लॉ एस्टैब्लिश्ड बाय प्रोसीजर। ठीक है, जैसा लॉ का नियम बनाया गया है उसी के आधार पर कार्य करेंगे। और कानून की उचित प्रक्रिया, इसके अंतर्गत क्या होता है कि समय के अनुसार लॉ में परिवर्तन कर करके भी जो है निर्णय लिए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं। और हमारे के यहाँ न्यायपालिका द्वारा निर्मित प्रक्रिया, जो न्यायपालिका बनाती है नियम, उसके आधार पर कार्य करता है। तो हमारे के यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था है जी? तो हम लोग जो है कानून जो बन जाता है उसी के नियम के आलोक में सारी चीज़ें चलती है। हमारे के यहाँ यह नियम लागू होता है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यह ऑप्शन ए जो है सही है। लेकिन कानून की उचित प्रक्रिया जो है वह यूएसए में इस तरह की चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? हाई कोर्ट के जस्टिस जो होते हैं उनको रिटायरमेंट कब दिया जाता है? तो 65 वर्ष ना, 65 वर्ष जो होता है सुप्रीम कोर्ट का होता है। ठीक है, 60 वर्ष ना, 62 वर्ष देखते हैं, और 67 वर्ष। 67 वर्ष किसी का नहीं है भाई, तो यह जो है 62 वर्ष है। 62 और 65 दो आपको याद रखना है। 65 जो है सर्वोच्च न्यायालय का और 62 जो है उच्च न्यायालय का। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? बहुत ही आसान है। उच्च न्यायालय जो है शीर्ष नहीं होता है, अपने स्टेट में भले वह शीर्ष पे होता है। ठीक है ना। और सर्वोच्च न्यायालय जो है वह सबसे उच्च नहीं होता है। न्यायालय तो जिले का है तो वो कैसे हो सकता है? तो बहुत ही इजी सा इसका आंसर है, वह सर्वोच्च न्यायालय जो है सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? ठीक है, तो अनुच्छेद 1, 10, 11 और 50। देखिए 1 जो है वह इसी के संबंध में बात करता है। इसका राइट आंसर जो है 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो 50 जो प्रश्न है इसके आंसर देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है। आप इससे जो रेड कलर के हैं उसको देख करके आप बाद में जो है अपना अध्ययन कर सकते हैं। तो 50 क्वेश्चंस का जो है दूसरा मैं लेकर करके नेक्स्ट क्लास में आऊँगा। अभी तक 50 क्वेश्चंस 2021 का हम लोग देखें और फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।